तो राधे राधे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछली कक्षा में छोड़ा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2 लाइन आज के लिए कि वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, वन को गए दोनों भाई, राम गए और लक्ष्मण गए थे, और गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो भाई आज चलते हैं, हम साइमन कमीशन स्टार्ट करते हैं। तो साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन कमीशन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ये जो गठन हुआ था, इसमें सारे सदस्य थे, सभी ब्रिटिश थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। जितने बार हमारे दल थे, इन्होंने सभी दलों ने इस साइमन कमीशन का, इस दल का बहिष्कार किया। इन सभी हमारे दलों ने। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत की संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशों की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनमें जो संवैधानिक चर्चा पे जो विचार किए गए थे, जिन पे चर्चा हुई थी, के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को या कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। ये हमारा साइमन कमीशन। अब आते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। ये क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम थे रैमेज मैकडोनाल्ड, जो कि अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इन्होंने इसे कम्युनिकल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। एक योजना की घोषणा की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। किसने की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, सन 1932 में। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तार कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना या यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो किन किन लोगों के बीच होता है? दलित नेताओं के बीच और कांग्रेस नेताओं के बीच समझौता होता है, जिसे पूना समझौता बोलते हैं। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। अब
हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले यही आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। तो इसके बारे में भी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत और बहुत बड़ा दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कहाँ से हुई? तो 1935 शासन अधिनियम से, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची जो कि 59 विषय 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और संवर्धित सूची यानी दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गईं। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जो ये सूचियाँ बनी थी, संघीय सूचियाँ बनी थी, इनमें किसने मना कर दिया या इनकार कर दिया? देशी रियासतों ने। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों के शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नरों का राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों के स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। इसमें 11 राज्य में 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के रोक थे या प्रतिबंध थे। इसमें जो दलित जातियाँ और महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की थी। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 में संघीय न्यायालयों की स्थापना हुई। अब आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें चलें तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। किसने घोषणा की? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। उस टाइम ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले कब की? 20 फरवरी 1947 को। उस टाइम प्रधानमंत्री ब्रिटिश का कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को
ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। इस घोषणा पर किसने आंदोलन किया? मुस्लिम लीग। और भारत से विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा भी की कि उसी दिन विभाजन की योजना भी पेश की जाएगी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसी योजना थी जिसे दोनों एक्सेप्टेबल थे। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसी प्रकार लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। अब इसमें क्या क्या हुआ था? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। कब किया? 15 अगस्त 1947 को। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। यह भी शक्ति प्रदान की। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। इतना बड़ा अधिकार भी दे दिया। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान को निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून के मामले के लिए कानून नहीं बना लेंगे, जब तक उसको कोई मान्य नहीं कर पाएगा। नहीं हो सकता है। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध पर भी ब्रिटेन हस्तक्षेप समाप्त हो गया। जो हस्तक्षेप करते थे, जो आदिवासी क्षेत्र था उसके ऊपर, इसके संबंधों में ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है, स्वतंत्र रह सकते हैं। इस अधिनियम ने यह संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों
को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने ब्रिटिश शासन के विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसने ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्ति किया गया। इसे सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसके शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। जो भारत का सम्राट शब्द था उसको समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति कराने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। अब 15 अगस्त 1947 से पहले या पूर्व में सिविल सेवा कर्मचारी का वही सुविधाएं मिलती रहेंगी जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियों को नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरण कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन बने? भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। किसको दिलाई? भारत के प्रथम में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उन्नीस में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अभी यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं, इनको बताते हैं कि जो अंतरिम सरकार थी जो 1946 में थी, उसके जो सदस्य वो धारित विभाग था उसके बारे में बता देते हैं। वैसे बता ही देते हैं। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये परिषद के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल संबंध और विदेश मामले के देखते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग और सूचना और प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम श्रम, सरदार वल्लभ सिंह रक्षा, C.H. भाभा कार एवं खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खान पित्त, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, C. राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला, I.I. चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री, गज नफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी जो स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के जो मंत्री बने थे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उसमें जो सदस्य थे और उनके क्या क्या कार्यभार संभालते थे उसके बारे में बताते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता ही चुके हैं। वो भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले या वैज्ञानिक शोध मंत्री भी थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री। स्वतंत्र भारत के ये चल रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। आर के षणमुगम सेट्टी,